गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई यूनिट, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को इसमें मजा आएगा। मजा आने के पीछे रीजन ये है कि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जितना 9th में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था उससे काफी कुछ ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को देखना है। इट मे बी पॉसिबल जो पहली क्लास यानी आज की क्लास है इसमें आपको कुछ चीजें नई नजर आए, अजीब सा लगे कि ऐसा तो ग्रेविटेशन में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट उसके बाद वाली जो चीजें हैं वो काफी हद तक आप लोगों को फेमिलियर मिलेंगी। तो जितना परेशानी आप लोगों को 7th चैप्टर में हुई है, सारी नई नई चीजें थी, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले थे, वैसा अब यहाँ नहीं होगा। यहाँ काफी सारी चीजें आप लोगों को फेमिलियर होंगी तो अच्छा लगेगा। आई होप सो। एज यूजुअल सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ड्यूरेशन। ऑलमोस्ट 12 पीरियड हम लोगों के यहाँ पे लग जाते हैं ग्रेविटेशन को कंप्लीट करते करते। 12 पीरियड बोले तो वही 35 मिनट का पीरियड होता है। हमारी क्लास चूंकि थोड़ी सी बड़ी होती है, 45 मिनट, 50 मिनट या 1 आवर की होती है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ क्लासेस वही 6, 7, 8 में जाएगा। डिपेंड्स ऑन कंटेंट, स्पीड और आप लोगों के डाउट्स। अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करना चाहूं, इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स में आप लोगों को 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। इस तरह से ग्रेविटेशन आपका कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन की जरूरत हम लोगों को इसलिए भी बहुत ज्यादा होती है कि जो भी चीजें हम लोग ग्रेविटेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सब बिल्कुल एनालॉगस हैं 12th की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 4th चैप्टर मैग्नेटिज्म। तो जो चीजें हम यहां पढ़ेंगे उन सबको बिल्कुल एज इट इज हम लोगों को अप्लाई करना होगा 12th में भी। तो आप थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर बन के इसको काम कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट। ग्रेविटेशन में अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई का सिलेबस है जिसमें सबसे पहले केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, फिर उसके बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो सब लोगों को पता है कि दो किसी भी मास के बीच में या मैसिव बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यही हमारा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का सीधा सा मतलब होता है जो एवरीवेयर लगता हो, चाहे वो अर्थ है, मून है, जुपिटर है, सन है, दूसरा कोई गैलेक्सी है, कहीं भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो फुलफिल होगा, वो वैलिड होगा। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन आफ्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ सिनेरियो की बात करेंगे, अर्थ की वजह से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करेंगे, अर्थ की वजह से लगने वाले किसी यूनिट मास। अब यूनिट मास का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट मास बोले तो सिंपल सा एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम, यूनिट मास बोले तो सिंपल सा सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम। अगर यूनिट मास मैं इंडियन सिनेरियो में ले लूं तो 1 सेर। आप लोगों को पता है कि जो हमारा इंडियन मास मेजरमेंट है वो किसमें होता है? सेर में। ठीक है, अब सेर हो सकता है आपने ना सुना हो, घर में दादी जी हैं, दादाजी हैं, बुजुर्ग कोई हैं तो वो तो बताते होंगे, लेकिन पाव तो सुना होगा। वो पाव भाजी वाला पाव नहीं, पाव का मतलब 1/4 ऑफ सेर, जो ऑलमोस्ट 250 ग्राम के बराबर होता है। या 1 सेर की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मास का मतलब जो भी यूनिट सिस्टम हम लोग चूज कर रहे हैं उसका 1। ऐसा यूनिट सिस्टम में यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम। तो अर्थ सिनेरियो में यानी अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं तो यहां पे 1 किलोग्राम मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेविटी। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या ग्रेविटी है उसका वेरिएशन किस तरह से होता है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट और डेप्थ का मतलब समझते हैं। मान लीजिए अर्थ की सरफेस है तो अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यूज पे क्या अंतर पड़ेगा। या अर्थ में गड्ढा खोद करके हम लोग अंदर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात हम लोगों को पढ़नी है इस हेडिंग के अंदर। तो नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो जी की, वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी जी कम होता चला जाएगा, और अर्थ में गड्ढा खोद करके डिग करके नीचे जाएंगे तब भी जी कम होता चला जाएगा।
क्यों होगा, कैसे होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, ये सब बातें हम लोगों को यहां डिस्कस करनी है। डिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी थी, किसी भी बॉडी की स्पेशल पोजीशन ओरिएंटेशन की वजह से अगर एनर्जी है, वर्क करने की एबिलिटी है, तो उसको हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कहा था। लेकिन अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस या ग्रेविटेशनल ओरिएंटेशन, ग्रेविटेशनल पोजीशन की वजह से किसी बॉडी के अंदर एबिलिटी है वर्क डन करने की या एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो उसे मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन आफ्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बिल्कुल एनर्जी जैसा ही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट मास के लिए निकाल दूं, 1 किलोग्राम मास के लिए निकाल दूं, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये कैसे हमारा निकलेगा, क्या इसकी यूनिट्स होंगी, क्या इसका फॉर्मूला होगा, वो सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देन आफ्टर एस्केप वेलोसिटी, डिस्टेंस बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने अर्थ से किसी बॉडी को परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फेंका, अब आपने इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके बाहर निकल गया, यानी वो वापस अर्थ पे नहीं आता। तो उस वेलोसिटी को मैं कहता हूं क्या, एस्केप वेलोसिटी। अब डिस्टेंस जो एग्जैक्ट डिफाइन है, डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको पता है कि जो सिलेबस है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। डिस्टेंस देन आफ्टर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट क्या है, किसी भी हैवियर मास में सपोज मैं अर्थ कंसीडर कर लेता हूं। अब इस अर्थ के चारों तरफ कोई छोटा मास क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो मून को हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। अब ये सैटेलाइट कितने तरीके के होते हैं, सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी, जियो स्टेशनरी यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो उसे बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक हैं, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन पहली क्लास में थोड़ा जो कंटेंट है वो डिफर होगा, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। जो लोग क्यूरियस हैं, जिन लोगों ने नॉर्मली कुछ वीडियोस या व्हाटएवर सो कुछ ग्रेस्पिंग बुक्स पढ़ रखी हैं लाइब्रेरी में जाके, उनको तो ये चीजें भी अच्छी लगेंगी, आसान लगेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्लैनेटरी मोशन। देखिए प्लैनेट क्या है भाई, सब लोग जानते हैं कि जो हैवियर मास है, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे मास की चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ भी तो एक प्लैनेट है, जानते हैं ना आप लोग, नहीं है? है। किसी दूसरे प्लैनेट का नाम बताएं जरा। जुपिटर। अरे ये तो बच्चा बड़ा होशियार है, पीछे बैठा है, बता रहा है जुपिटर। हाँ, तो प्लैनेटरी मोशन किस तरीके से होता है, इनमें क्या क्या थ्योरीज अब तक आई और आज की डेट में हम लोग किस थ्योरी को बेस करके आगे बढ़ रहे हैं, ये पढ़ना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले आती है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या था, पुराने लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, बाकी सब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो मून है या जुपिटर है या व्हाटएवर सो सन है इवन। तो कहीं ना कहीं इस जियोसेंट्रिक मॉडल के बेसिस पे जो सोलर एलिप्स है, लूनर एलिप्स है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और भी कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें आई, तो फाइनली इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, हो सकता है टेस्ट में भी पूछा गया हो, व्हेन ए थ्योरी नीड्स मॉडिफिकेशन गिव एन एग्जांपल। तो उसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जिसमें अर्थ को हम लोगों ने स्टेशनरी माना हुआ था और बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो नो डाउट उसके बेसिस पे ल्यूनर एलिप्स और सोलर एलिप्स को नहीं एक्सप्लेन किया जा सका, फाइनली उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और थ्योरी हमारी मॉडिफाई होकर के आ गई, आर्यभट्ट ने दी। देन आफ्टर जो हेलिसेंट्रिक थ्योरी है वो आई। तो ये एक एग्जांपल आप लोगों का हो सकता है उस क्वेश्चन के आंसर में। डियर स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट ने क्या सजेस्ट किया, आर्यभट्ट ने सजेस्ट किया सबसे पहली बात कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी सन यहां पे है और इसके चारों तरफ अर्थ जो है वो क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है।
along with other planets and also rotate about its axis। यानी अर्थ के साथ साथ दूसरे प्लैनेट भी क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। यानी अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले सकता हूं कि मान लीजिए ये है सन और ये है अर्थ, तो ये अर्थ अपनी जगह पे ऐसे घूम रही है एक्सिस पे और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। साथ साथ जो दूसरे प्लैनेट है वो भी घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। ऐसा कहा किसने, आर्यभट्ट ने। अब इट मे बी आर्यभट्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन ना मिला हो, बहुत ज्यादा वो चीजों को एक्सप्लेन ना कर पाए हों, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। तो नो डाउट एक नई थ्योरी यहाँ पे मिली हम लोगों को, हेलिसेंट्रिक थ्योरी। तो हेलिसेंट्रिक थ्योरी और आर्यभट्ट थ्योरी, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हेलिसेंट्रिक में बस ये कह दिया गया कि जो सन है उसके चारों तरफ बाकी के प्लैनेट्स घूम रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट हेलिसेंट्रिक मॉडल के ऊपर, हेलिसेंट्रिक थ्योरी के ऊपर केपलर ने काफी कुछ काम किया। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉ दिए और तीनों लॉ के बेसिस पे हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए क्या कहते हैं केपलर। केपलर ये कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो अर्थ हो, जुपिटर हो या व्हाटएवर सो कोई दूसरा प्लैनेट हो, वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, नॉट सर्कुलर, इलिप्टिकल। अब जब हम इलिप्स की बात करेंगे तो इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये कहते हैं कि साहब जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर है, और इलिप्स का जो एक सेंटर है, दोनों में से कोई भी एक सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, उस सेंटर पर सन जो है वो सिचुएटेड है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट यहां अगर मैं इस इलिप्स की बात करूं तो इसमें 2 एक्सिस होते हैं। एक मेजर एक्सिस जो कंपैरेटिवली लंबे वाला है, लंबे वाले या मेजर एक्सिस को हम लोगों ने यहाँ पे 2a कहा हुआ है, और एक है सेमी मेजर एक्सिस जो कंपैरेटिवली छोटे वाला होता है, ये वाला एक्सिस है, और इसकी लेंथ को हम लोगों ने 2a कहा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है सबसे पहला किसका, केपलर का। उसने पहला लॉ दिया प्लैनेटरी मोशन का कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ क्लोज ऑर्बिटल, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूमता है। पहला लॉ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसको कैसे लिखना है एग्जाम में जरा देखेंगे। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। Each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of 2 focus। तो 2 फोकस होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, इनमें से किसी एक पे सन जो है वो सिचुएटेड है। आगे वो कहता है, क्या कहता है जी, 2 पॉइंट्स के बारे में। देखिए यहां सन से एक नियरेस्ट पॉइंट है P और एक फारदेस्ट पॉइंट है A। तो ये P और A जो नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट है, उनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। क्या है, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन हम लोग कहते हैं उस पॉइंट को जो सन के बिल्कुल नजदीक है। कहां सिचुएटेड है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के ऊपर सिचुएटेड है, उस पाथ के ऊपर सिचुएटेड है। इसी तरह से दूसरा है एपीहीलियन। एपीहीलियन वो पॉइंट है जो सन से फारदेस्ट है, सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और कहां सिचुएटेड है, प्लैनेट की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में सिचुएटेड है। तो आई होप सो पेरिहेलियन नियरेस्ट पॉइंट मैंने यहां हाईलाइट भी कर रखा है आपको, और एपीहीलियन फारदेस्ट पॉइंट, यहां ए को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद में है लॉ ऑफ एरियाज, सेकंड लॉ ऑफ केपलर प्लैनेटरी मोशन। ये भी बड़ा मजेदार सा है। इसके लिए मैं डायग्राम जो नीचे दे रखा है उसी को डियर स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेता हूं। देखिए ये वाला डायग्राम है, और नो डाउट जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा इंफॉर्मेशंस देता है, या जिसमें काफी कुछ काम करने की गुंजाइश है, वो सेकंड लॉ ही है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है समझिए। मैं यहां 2 सिचुएशन कोई कंसीडर कर लेता हूं। सपोज अर्थ के लिए ही कर लेता हूं, क्योंकि ये हर प्लैनेट के लिए वैलिड है। अब अर्थ चूंकि फैमिलियर है तो मैं अर्थ को ही कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरा सन है जो एक फोकस पे सिचुएटेड है,
अर्थ एक पर्टिकुलर टाइम पर ए पॉइंट पे है, दूसरे टाइम पे बी पॉइंट पे है। जो टाइम इंटरवल है ए से बी पहुंचने में वो सपोज डेल्टा टी है। अब दूसरी लोकेशन मैंने अर्थ की कंसीडर की, उसमें अर्थ मेरी सी पॉइंट पर है और उतने ही टाइम डेल्टा टी के बाद डी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि डेल्टा टी में दोनों तरफ कैसा है, डेल्टा टी सेम है। जो एरिया स्वेप्ड बाई अर्थ होगा, अर्थ यहां से यहां पहुंच गई तो एरिया स्वेप्ड क्या है, ये वाला एरिया स्वेप्ड है। एरिया स्वेप्ड बाई प्लैनेट इन सेम टाइम इंटरवल मस्ट बी सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिया। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से बराबर होगा इस एरिया के जो दूसरी तरफ शेडेड पोर्शन में हम लोगों ने दे रखा है। इसको मैं अगर वन फ्रेज कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, अब एरियल वेलोसिटी क्या है, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्वेप्ड बाय ए प्लैनेट इन यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज एरियल वेलोसिटी। अगर मैं यहां पे डेल्टा टी को कितना ले लूं, 1 सेकंड ले लूं एसआई सिस्टम में, तो 1 सेकंड में अर्थ जितना एरिया स्वैप करेगी उसको मैं कहूंगा एरियल वेलोसिटी। तो नो डाउट हर प्लैनेट के लिए जो उसकी अपनी एरियल वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये लॉ दिया केपलर ने, जिसको हम लोग सेकंड लॉ ऑफ केपलर के नाम से जानते हैं या सेकंड प्लैनेटरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हमने यहां पे मेंशन भी कर रखा है। द एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। अगर आपने प्लैनेट चेंज कर दिया तो निश्चित रूप से एरियल वेलोसिटी भी चेंज होगी। हर प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन एक ही प्लैनेट के लिए एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तीसरा हमारा लॉ आता है, या केपलर ने तीसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ पीरियड्स। नो डाउट लॉ ऑफ पीरियड भी अपने आप में बड़ा मजेदार सा लॉ है। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है। मान लीजिए ये यहां पे सन है और एक मेरे पास ये प्लैनेट है, सपोज मैं इसको अर्थ कह देता हूं, ठीक है। अब दूसरा प्लैनेट जो है वो सपोज ये जुपिटर है। अब जुपिटर का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो मान लीजिए इस तरीके से है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियड्स लॉ क्या कहता है समझिए। पहले केस में मैंने सन से अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस लिया। मीन डिस्टेंस इसलिए कि एपीहीलियन पे अलग डिस्टेंस होगा, पेरीहीलियन पे अलग डिस्टेंस होगा, दूसरी जगह पे अलग डिस्टेंस होगा। तो मैं यहां एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, ये डिस्टेंस लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, सबको ऐड कर दिया। जितने भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 डिस्टेंसेस मैंने कंसीडरेशन में लिए, 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। तो सपोज एवरेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इज r1। इसी तरह से जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्लैनेट है वो सपोज r2 है। तो एवरेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरी तरफ पूरा चक्कर लगाने में दूसरे प्लैनेट को सपोज t2 टाइम लगता है और पहले प्लैनेट को पूरा चक्कर लगाने में किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ कितना टाइम लगता है, t1 लगता है। तो नो डाउट t1 r1 एज वेल एज t2 r2 इनके बीच में एक रिलेशनशिप दी जिसे हमने लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जाना। वो क्या कहता है, वो सिंपल सा कहता है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अगर दो प्लैनेट है तो मैं यहां लिख सकता हूं t1 स्क्वायर ओवर t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। किसने दिया, केपलर ने दिया। किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। अगर मैं ब्रीफ करना चाहूं तो ब्रीफ में सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आता है t1 स्क्वायर ओवर t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब। यहां अगर मैं बात करता हूं तो t स्क्वायर इक्वल्स टू k r क्यूब लिख रखा है। k यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी हम लोग बात नहीं करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं तो नीचे हमें एक्सप्रेशन मिल ही रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो तीनों लॉ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तीनों का ही अपना अपना वजूद है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इनको प्रूव करेंगे, ये बात अभी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि सारा कंटेंट कहां तक, 8th चैप्टर तक, ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है अभी, ग्रेविटेशन तक सारा कंटेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा उसकी जरूरत सेकंड में थी, सेकंड की थर्ड में थी, थर्ड की फोर्थ में जरूरत थी। बिल्कुल इसी तरीके से जिन लोगों का सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स क्लियर नहीं है, रोटेशनल मोशन क्लियर नहीं है, यानी इससे पहले वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे हैप्जर्ड लग सकता है। अगर वो सारा क्लियर है तो काफी सारी चीजें तो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में ही डन कर चुके हैं, बस उनको ब्रशअप करना है, उनको एक नए अंदाज में पढ़ना है, चीजें वही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहला लॉ है हमारा जिसको हमें प्रूव करना है, तो बड़े आराम से हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये अगेन मैंने सन लिया, सन के चारों तरफ ये मैंने किसी प्लैनेट सपोज अर्थ को ही क्या कर दिया, घुमा दिया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है जी यहाँ पे तो R3 लिखा है। डियर स्टूडेंट्स ये R3 नहीं है, ये R³ है। अब अगेन एक बच्चा कहता है, क्या कहता है कि सर ये R³ तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बच्चों, आपने अभी तक इसको R³ नहीं पढ़ा है, लेकिन ये R³ होता है। कैसे होता है ये बात हम लोग समझेंगे। अभी जब वेक्टर नोटेशन की बात करेंगे, आप ब्रीफ में ऐसा मान सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला तो वही नॉर्मल था। क्या फॉर्मूला था? F इक्वल्स टू कैपिटल G(m1 m2 ओवर r स्क्वायर)। लेकिन हमने क्या किया, r से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये r³ हो गया। एग्जैक्टली इट इज नॉट R3, दैट इज R³। और ये ऊपर r हमारे पास ये वाला है। जो m1 m2 है वो दोनों प्लैनेट्स के या सन और प्लैनेट के मास हैं, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था कि मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट है, अर्थ है। तो ये m1 मैं डिनोट कर रहा हूं मास ऑफ सन और m2 डिनोट कर रहा हूं मास ऑफ प्लैनेट। अगर अर्थ है तो मैं me लिख दूंगा, डजंट मैटर, नेमिंग है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स की इंफ्लुएंस में जो टॉर्क लगेगा, टर्निंग इफेक्ट लगेगा, वो टर्निंग इफेक्ट लगेगा R क्रॉस F। अब ये R क्या है? ये R है दोनों के बीच का मीन डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही मैं R क्रॉस F की बात करता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट है, R भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। नो डाउट R और फोर्स दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहां ये समझना बड़ा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स R की डायरेक्शन तो ये है और जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर मैं इसको एलोबरेट करूंगा तो टाउ इक्वल्स टू मैं लिखूंगा RF साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की बच्चे सबको वैल्यू याद है, कितनी होती है? 0 होती है। तो सिंपली ये आ गया टॉर्क कितना? 0। यानी कि प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट के ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 होता है। इस सेंटेंस को मैंने मैथमेटिकली यहां आपको एक्सप्रेस करके दिखाया है। ये यहां पे साइन 180 मैंने मेंशन करके आपको डिटेल में दिया। नोट्स में क्या दे रखा है? R क्रॉस R इज इक्वल्स टू 0। नो डाउट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा 0 होता है अगर कोई दो वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां ये दोनों वेक्टर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, साइन 180 आ रहा है इसलिए 0 होगा। अब इस बात को एक सेंटेंस में खत्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन प्लैनेटरी मोशन इज 0, या टॉर्क एक्टिंग ऑन ए प्लैनेट इन प्लैनेटरी मोशन इज 0 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब डियर स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए टॉर्क 0 है तो टॉर्क मेरा किसके बराबर होता है? dl ओवर dt के बराबर होता है। ऐसा मैं पिछली चैप्टर में पढ़ के आया हूं। टॉर्क हो गया 0 तो फिर मैं वही कहूंगा कि L मेरा क्या है? या तो 0 है या तो कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स L 0 तो है नहीं। क्यों? क्योंकि L होता है mvr। अब डियर स्टूडेंट जब मेरी अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो सबको पता है इसकी वेलोसिटी भी होगी।
इसका मास भी होगा और ये डिस्टेंस भी होगी। जब तीनों चीजें हैं तो एंगुलर मोमेंटम जीरो कैसे हो जाएगा? नेवर, एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है। इसका मतलब कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि L जो है वो कांस्टेंट है। L जब कांस्टेंट है तो dl जीरो है, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं दूसरे टर्म्स में ऐसे भी लिख सकता हूं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो टॉर्क को मैंने जीरो प्लेस किया, इससे मुझे ये पता लगा कि एंगुलर मोमेंटम यहां पे कैसा है? कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली मास, वेलोसिटी एंड आर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। बस इसी चीज को हम लोगों ने कह दिया कि भैया ये फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, इसका प्रूफ नॉर्मली आप लोगों के एग्जाम में आपसे डिस्कस होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करेंगे, मजे से करेंगे। देखिए, अगेन हम लोग वहीं पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अभी 2 मिनट पहले हम लोग प्रूव करके आए हैं, ठीक है। यहां मेंशन भी कर रखा है आर एंड एफ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। देखिए, आर की डायरेक्शन ये है और एफ की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। चलिए, जहां तक मैं बात करूं इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की, तो जब ये प्लैनेट मेरा इस जगह पे है तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ये होगी टेंजेंट टू द ऑर्बिटल पाथ। अब जब p डैश पर पहुंच गई तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? v ये होगी। एरिया स्वेप्ड की बात की तो भैया एरिया स्वेप्ड मेरे पास ये आ गया, जिसको मैंने कहा है डेल्टा ए। डिस्टेंस कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, अभी जो इससे पहले वाला चैप्टर था रोटेशनल मोशन वाला, उसमें हम लोग इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। बस यहां हमें क्या करना है? ब्रश अप करना है। चलिए, तो एरियल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर हो गया। डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां पहुंचेगी तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी दोनों जगह पे मेरे को सेम अलग अलग मिल रही है। यहां आर और एफ के बीच में डायरेक्शन का कांसेप्ट क्लियर हो गया। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, जो कि जीरो है। ये बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। डिस्टेंस वही चीज जो 2 मिनट पहले हम लोग अभी करके आए हैं, दोबारा से देखते हैं क्या है भैया। टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। एनालॉगस है ट्रांसलेटरी मोशन में F इक्वल्स टू dp ओवर dt के। याद रखने के लिए बता रहा हूं, इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए नो डाउट। अब अगर टॉर्क मेरा जीरो है तो L कांस्टेंट है, ये 2 मिनट पहले भी मैंने समझाया था। अब जरा हम लोग बात करना चाहें, जो ऊपर डायग्राम हम लोगों को मिल रहा था, इस डायग्राम में अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो ये एरिया मेरे को मिलेगा 1/2 r इंटू पीपी डैश। पीपी डैश क्या था? पी पॉइंट यहां पे था, पी डैश यहां पे था, और r क्या था? ये मीन डिस्टेंस था। तो ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 ये r मल्टीप्लाइड बाई ये वाला। तो ये वाला क्या है? पीपी डैश है। तो डियर स्टूडेंट, पीपी डैश क्या है? यहां वेलोसिटी थी v और यहां वेलोसिटी थी v डैश। तो मैं पीपी डैश को कहीं ना कहीं चेंज इन वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, या चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम के टर्म्स में लिख सकता हूं। भाई क्या है? पीपी डैश है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी में भी क्या है? जो मेरे पास मीन वेलोसिटी है उसका कांसेप्ट मेरे को लेना होगा। तो मैं यहां पीपी डैश को डेल्टा आर लिख रहा हूं और डेल्टा आर को v इंटू डेल्टा टी लिख रहा हूं, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम लिख रहा हूं। और वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सबको पता है लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू v होता है, जहां से v इक्वल्स टू p बाई m हो गया। अब कोई ये मत कहना कि सर इतने सारे मैनिपुलेशंस हमें कैसे याद रखेंगे। अरे भैया लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि मुझे कहीं ना कहीं एरियल वेलोसिटी पे पहुंचना है। एरियल वेलोसिटी पे पहुंचना है तो वेलोसिटी को कंसीडर करना ही होगा, और एरियल वेलोसिटी को किसके साथ इंटरलेट करना है? एंगुलर मोमेंटम के साथ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कहीं ना कहीं जो एरिया है डेल्टा ए है, क्योंकि एरियल वेलोसिटी में डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी कह चुका हूं,
तो एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी को इंटरलिंक करना है किसके साथ में, एमवीआर के साथ में, और एमवीआर मैं पहले ही कांस्टेंट प्रूव कर चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूं कि मैंने पहले एरिया को चेंज किया, एरिया को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ले गया, वेलोसिटी को फिर मैं मोमेंटम के टर्म्स में ले गया, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा ए इक्वल्स टू 1/2 आर पी बाई एम डेल्टा टी मिल गया। इस डेल्टा टी को नीचे ले आता हूं तो देखिए मेरा काम बन गया। एक तरफ तो एरियल वेलोसिटी मेरे को मिल गई, दूसरी तरफ मेरे को मिल गया आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आर क्रॉस पी को और एलोबरेट कर देता हूं आप लोगों को। कहां पे, यहां पे देखिए आर क्रॉस पी दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी की जगह पे लिख देता हूं एमवी। तो देखो बच्चों, एमवी आर, यही तो मैं कह रहा था कि भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी कांस्टेंट है, मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी नो डाउट कांस्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था उसमें 2 आ रहा है और m आ रहा है, तो 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, r क्रॉस p भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इधर बची हुई क्वांटिटी डेल्टा a ओवर डेल्टा t क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और डेल्टा a ओवर डेल्टा t को मैं क्या कहता हूं, एरियल वेलोसिटी कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे दिया है कि क्या मुझे थिंक प्रोसेस लगाना है, क्या मुझे सोचना है, किस तरीके से मुझे यहां पहुंचना है। बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो सारी चीजें आपके पास में यहां पे है, आप इजीली इनको एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको याद हो तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से ये बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो वही चीज हमने यहां पे ली, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2m दैट इज कांस्टेंट, आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को ऑलरेडी हम लोग यहां पे कांस्टेंट प्रूव कर चुके हैं, hence why डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज कांस्टेंट। तो इस तरह से सेकंड लॉ का प्रूफ हो गया बच्चों, और आपके एग्जाम में सेकंड लॉ का प्रूफ जनरली आपसे डिस्कस होता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। डिस्टेंस प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, हालांकि बड़ा आसान सा है, मजेदार सा है। यहां हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे जो थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में कॉन्सेप्ट हमने लिए थे सेंटीपिटल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर वो पहले पढ़ लिया, आप क्या जरूरत है, अरे भैया उनकी सबकी जरूरत है। बार बार कह रहा हूं कि सारा कंटेंट यहां पे कंटिन्यूटी में है। अगर आपको तीसरा चैप्टर क्लियर है तभी तो ये बात क्लियर होगी कि सेंटीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास सन है, ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ बोले तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो घूमने में सीधी सी बात है, पाथ मेरा इलिप्टिकल हो या सर्कुलर हो, दोनों ही केसेस में मैं इसको सर्कुलर मोशन के नाम से जानता हूं। नो डाउट अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ इसको काउंटर करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो हम इनको एक्शन रिएक्शन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, दे आर सूडो फोर्स, PSUDO, P इसमें साइलेंट है, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स एक ही बॉडी पे लगते हैं, जबकि एक्शन रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग बॉडी पे होता है डियर फ्रेंड्स। तो यहां सूडो फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² आ रहा है, जिसको हमने यहां पे लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है बच्चों कि ये अपनी ऑर्बिट के अंदर है, ना तो बाहर जा रहा ना तो अंदर गिर रहा। इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर दे रहे हैं। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो ये इसके ऊपर गिर जाता, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता तो वो एस्केप कर जाता, बाहर निकल जाता। अब ये कहीं नहीं जा रहा, अपनी ऑर्बिट के अंदर ही घूमे चला जा रहा है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही कंडीशन हमने यहां पे मेंशन किया है, दैट इज mv² इक्वल्स टू gmm/r²। यहां से आपने वेलोसिटी को सेपरेट कर लिया। अब ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिट में घूमते समय जो प्लैनेट की वेलोसिटी है उसी को तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की कोई डेफिनेशन अलग से थोड़ी आएगी। चलिए, अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। कैसे, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको सरकमफ्रेंस को 2πr कंसीडर कर लूं। अगेन ध्यान रहे, r यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, तो ये मेरी मीन डिस्टेंस है, मीन रेडियस है।
तो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस हो गया। अब इस सरकमफ्रेंस को टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड क्या है, प्लैनेट पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट 2 पाई आर ओवर कैपिटल डी, दैट इज अगेन व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं कहीं ना कहीं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स मैं इस चीज को थोड़ा और यहां पे एलोबरेट करता हूं, दैट इज कैपिटल जी एम ओवर आर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। जरा देखो अगले स्टेप में इस आर स्क्वायर को यहां नीचे ले आओ, तो आप इसको लिखोगे कैपिटल जी एम ओवर आर क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब जरा देखो मजेदार सा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया। कैसे मिल गया, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बड़े काम की चीज, आपके एग्जाम में 100% डिस्कस होगा, चाहे वो 9th में हो या 11th में हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू क्या रखता है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। यूनिट इसका जरूर याद कर लेना, डायमेंशंस इसकी जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यूनिवर्सल क्यों कहा, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में अर्थ हो, मून हो, जुपिटर हो, सन हो, मार्स हो, हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, यही वैल्यू इसकी होगी, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं ऑलवेज कैपिटल जी से। तो बच्चों कांस्टेंट है। अगेन व्हाट इज दिस एम, ये मास क्या है, ये मास है नो डाउट सन का मास। किसका मास बच्चों, सन का मास। और दूसरा स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है इस प्लैनेट का मास। तो प्लैनेट का मास तो यहां से कैंसिल आउट हो गया था, बचा क्या, सन का मास बचा। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट है, सन का मास कांस्टेंट है, इधर 4 पाई स्क्वायर। बच्चों आपको पता है 4 पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालोगे बताओ। अच्छा 4 को मल्टीप्लाई करोगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। हाँ ठीक है बच्चे, लगे रहना 3-4 मिनट तक। देखो बच्चों शायद आप लोगों को ये बात ना पता हो, मैं यहां एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा टॉपिक को बीच में रोकते हुए। देखिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 10 होती है। ये 22/7, 3.141, ये सारी वैल्यू टेंटेटिव है, सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कई बार आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है स्क्वायर रूट 10। अब अगर मेरे को कहीं पाई स्क्वायर मिलता है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पाई स्क्वायर तो सीधे सीधे 10 के बराबर हो जाएगा। अब 4 पाई स्क्वायर की बात करूंगा तो 40 हो जाएगा, बस मेरा काम बन गया। यहां पे जीएम मेरा कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है। जब ये ऊपर के दोनों चीजें मेरी कांस्टेंट है तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बच्चों यही तो था मेरा केपलर का थर्ड लॉ, जिसे मैंने लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जाना था। आर क्या है, मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की, सारी डिस्टेंसेस को जोड़ो और फिर डिवाइड कर दो। और टी क्या है, ये प्लैनेट पूरा चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगाता है वो है इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो आई होप सो जो केपलर का थर्ड लॉ है उसका प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। गैस तो आपने कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। जो भी लिखना है आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं बना लीजिए, वैसे तो जरूरत नहीं है, जितना भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता था सारा मैंने नोट्स में आपको लिख के दिया है। आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, b इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ओवर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टू पाई और कैपिटल टी। इसको हम लोगों ने यहां से निकाला टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये निकल के आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब अगर मेरे पास केपलर का थर्ड लॉ है तो मैं उससे जो ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ते आया हूं, क्या फॉर्मूला पढ़ते आया हूं डियर स्टूडेंट्स,
मैं फॉर्मूला पढ़ते आया हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल GMM ओवर आर स्क्वायर। क्या पढ़ते आया हूं बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल GMM ओवर आर स्क्वायर। तो केपलर के थर्ड लॉ की हेल्प से मैं ये कैसे ला सकता हूं? अभी मैंने क्या किया था, इसको यूज किया था एज सेंटीपिटल फोर्स और इसकी हेल्प से मैं केपलर का थर्ड लॉ लाया था। अब मैं इसका उल्टा करने जा रहा हूं। क्या उल्टा करने जा रहा हूं? कि मैं केपलर के थर्ड लॉ को यूज करूंगा और ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके लाऊंगा। डिस्टेंस ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखिए कैसे लेके आएंगे। सबसे पहली बात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे पता है mv स्क्वायर ओवर आर होता है, मैंने लिख लिया। दूसरी तरफ जो टाइम पीरियड है वो मेरा सर्कमफ्रेंस ओवर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये हो गया 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। यही दो चीजें हम लोगों ने ऊपर यूज की थी, वही दो चीजें हम लोग यहां पे भी यूज करने जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर आर में v की वैल्यू मैंने प्लेस की। v की वैल्यू क्या प्लेस की? 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। जैसे ही v की मैं वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरे को मिल जाता है 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। आई होप सो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं? हमने यहां से देख लिया क्या, केपलर का थर्ड लॉ हमें बता रहा था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। की क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। अब जहां मेरे पास टी स्क्वायर आ रहा था ऊपर फॉर्मूले में, वहां पे मेरे को के आर क्यूब प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है? के आर क्यूब। मैं डाल देता हूं F इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर को मैंने के आर क्यूब में डाल दिया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या? देखो बच्चों, यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई एम ओवर के बचा। तो m तो मेरे को फॉर्मूले के अंदर चाहिए। 4 पाई अपॉन के जो है, उस 4 पाई अपॉन के को मैंने यहां पे नया नाम दे दिया, दैट इज व्हाट, GM। कैसे दे दिया? एक नया कांस्टेंट हम लोगों ने ट्रीट कर लिया। के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको छोड़ दिया और जो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के था उसको मैंने पूरे को कह दिया कैपिटल GM। ध्यान रहे बच्चों, कैपिटल G कांस्टेंट है और कैपिटल M भी कांस्टेंट है, जो किसका मास है? सन का मास है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो बच्चों ये सारी की सारी बातें थी जिनके बेसिस पे आप लोग ये निकाल के दे देते हो। क्या? F इक्वल्स टू कैपिटल GMM ओवर आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा अटपटा सा लग सकता है कि सर ने ये नया कांस्टेंट क्यों ले लिया। बच्चों ये तो मैनिपुलेशंस हैं, पूरी फिजिक्स में मिलेंगे, कई सारी जगह पे मिलेंगे। जैसी मेरी जरूरत होती है वैसा मैं नया कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और M क्या है? M अगेन मास ऑफ सन है। ये कभी चेंज नहीं होगा। जब भी प्लैनेटरी मोशन की बात करोगे तो हमेशा आपको एक मास तो लेना ही पड़ेगा। ये प्लैनेटरी मोशन के लिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या? F इक्वल्स टू कैपिटल GMM ओवर आर स्क्वायर। जब प्लैनेटरी मोशन के लिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो कोई दो बॉडी के लिए भी हम लोग पहले मास को सन मान लेते हैं, दूसरे मास को कोई भी हम प्लैनेट मान लेते हैं। कोई भी दो मास हम लोग ले लेते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी इसी से रिलेट किया जा सकेगा, दैट इज F इक्वल्स टू GMM ओवर आर स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चों, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा, ये सब मैंने यहां पे कुछ भी नहीं बताया। तो इस तरह से हम लोगों ने केपलर के तीनों लॉ पढ़ लिए, तीनों लॉ का प्रूफ पढ़ लिया और इवन थर्ड लॉ की हेल्प से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने यहां पे ड्राइव करने की बात कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसा हम करते चले आए हैं, क्या करते चले आए हैं कि भैया हर टॉपिक के बाद में एक न्यूमेरिकल हम लोग शेयर करते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल हमारा हो गया तो हम मान लेते हैं कि भैया हमें कॉन्सेप्ट आ गया। तो बच्चों न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं।
इंफॉर्मेटिव होगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ नई बात हमें बताएगा। क्या कहता है देखिए समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इन केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। जैसे ही दिमाग में आया लॉ ऑफ पीरियड्स, मुझे क्या डाल देना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अपने दिमाग में रख लेना है, लिखो मत लिखो, लेकिन थिंक प्रोसेस है, मुझे सोच लेना चाहिए। वो कह भी रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यू। के यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। द कांस्टेंट के इज, के जो है वो मेरे पास कितना है, 10⁻⁻13 सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज। अच्छा, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन, कोई बात नहीं जी, वो के को डेज में कन्वर्ट करा रहा है, यानी जहां सेकंड है इसको आपने डे में कन्वर्ट करना है। थिंक प्रोसेस है, आप सोच रहे हैं बस अभी। एंड किलोमीटर, यानी जहां मास आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में ये एसआई यूनिट सिस्टम है, तो ये टाइम के लिए सेकंड आ गया और डिस्टेंस के लिए मीटर आ गया। तो इस डिस्टेंस का जो मीटर है उसको वो किलोमीटर में एक्सप्रेस कराना चाह रहा है। तो बस कुछ नहीं बच्चों, अब देखिए आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज पढ़ा था टू कन्वर्ट ए यूनिट, आप वहां से डाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस लेकर के। वहां से नहीं डालना चाहते तो दो ही यूनिट है, दोनों यूनिट का कन्वर्जन करो, सेकंड को इन टर्म्स ऑफ डे लिख दो और मीटर को इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर लिख दो, तो मैं समझता हूं हो जाएगा, एक सेंटेंस में काम खत्म होता है। मैं 10⁻⁻13 लिखता हूं बच्चों, सेकंड को डे में लिखता हूं। देखिए क्या है, 1 डे इक्वल्स टू, वैसे तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कैसे निकालोगे समझो। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, 12 घंटे कोई नहीं कहेगा। डे स्टैंड फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस। 24 आवर, अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये मेरा 23 घंटे 56 मिनट होता है। लेकिन बच्चों मैं इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 24 घंटे मान लेता हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है जी, तो 24 घंटे हो गए, एक घंटे में 60 मिनट हो गई, एक मिनट में 60 सेकंड हो गई, तो 1 डे इक्वल्स टू इतना सेकंड हो गया बच्चों। अब मुझे क्या करना है, 1 सेकंड इक्वल्स टू निकालना है, तो 1/24 इंटू 60 ये वैल्यू मैं डालूंगा। कितने हो गए, डेज हो गए जी। 1 सेकंड इक्वल्स टू इतने डेज। अब ये कैलकुलेशन भी अगर आपको याद है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। नहीं है तो भैया यहां तो कैलकुलेशन करने के पर्पस के लिए 24 इंटू 60 डाल ही दोगे, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये मीटर का कॉन्सेप्ट और बच गया। मीटर को डालना है किसमें, किलोमीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स सब जानते हैं क्या, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, जानते हो ना। अब 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 1/10⁻³ किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको कोई बच्चा लिख सकता है 10⁻⁻3, तो डाल दो भैया। क्या डालोगे, यहां पे डालोगे 10⁻⁻3 क्या, किलोमीटर। अब इसके ऊपर पावर कितनी थी, -3 थी। अब बच्चों इसको सॉल्व करो और अपना आंसर दे दो। कुछ बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं कि -3 है तो इसको नहीं लगाते। तो डियर स्टूडेंट्स ये -3 तो आया है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने पे, ये -3 इसके ऊपर ऑलरेडी था तो वो हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहला आंसर आ जाएगा। अब जरा हम दूसरे आंसर की बात करते हैं। दूसरा उसने क्या पूछ रखा है, द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन डेज। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट मेरे को इसको अगेन जो केपलर का थर्ड लॉ है उसमें प्लेस करना होगा। कैसे करना होगा, T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। देखिए मैं T1 मान लेता हूं किसके लिए, अर्थ के लिए, और T2 मान लेता हूं किसके लिए, मून के लिए। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी होगी। T1 अर्थ के लिए कितना है, 24 घंटे है, तो मैं इसको 24 घंटे नहीं 365 दिन है। तो बच्चों वो आंसर हमसे लेना चाह रहा है
तो T1 की वैल्यू तो मैं डाल दूंगा 365 डेज। T2 मुझे निकालना है। R1 क्या है? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि सबको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोले तो कितने बच्चे हैं जिनको याद है मीटर में? किलोमीटर में तो शायद किसी को याद नहीं होगा, चलो किलोमीटर में तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मीटर में कितने बच्चों को याद है? नहीं याद है? फिर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बच्चों ये याद तो करना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बार बार बताया था, दैट इज 1.46 इंटू 10 टू पावर। नहीं याद? कोई बात नहीं, अब बेटा थोड़ी मेहनत करो और नोट्स को पीछे पलटो और देखो 1.46 इंटू 10 टू पावर कितने मीटर होता है। जो मीटर होता है उसको किलोमीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज ऑफ दूसरी क्वांटिटी आपको किलोमीटर में दे रखी है। R2 की बात करें तो R2 बच्चों आपको सीधा दे रखा है 3.84 इंटू 10 टू पावर 5। जैसे ही आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपको यहां पे T2 निकल के आ जाएगा। जहां तक आंसर को मैच करने वाली बात है तो बच्चों इसको ग्रैस्प कर लो। 1 मिनट में नीचे आंसर मैंने पहले से ही दिया हुआ है, उसे मैं शो कर देता हूं, तो जरा करो जल्दी से कैलकुलेट। चलिए, जिनका कैलकुलेट हो गया दे आर जीनियस, जिनका नहीं हुआ ट्राई कर रहे हैं, होने वाला है, वो जीनियस बनने वाले हैं। सारे बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, ये देखिए बच्चों, के की वैल्यू पहले तो हम लोगों ने पहला पार्ट यहां सॉल्व करते हैं तो सेकंड पर मीटर क्यूब हम लोगों ने यहां पे वैल्यू डाल दी सेकंड की डे के टर्म्स में, दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, सेकंड स्क्वायर था तो नो डाउट हमें स्क्वायर करना होगा, शायद हमने ऊपर स्क्वायर नहीं किया था तो ध्यान रखेंगे। मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का तो मुझे अच्छे से याद है, क्यूब मैंने ऊपर लगा के दिखाया था। देन यू हैव टू गो फॉर लाइक दैट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। दूसरी तरफ है हमारे पास t स्क्वायर इक्वल्स टू kr क्यूब। हां, यहां से जो मैंने आपको एक थोड़ा लंबा तरीका बताया था, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, आगे आपको उसी तरीके से करना भी पड़ेगा, लेकिन यहां पे चूंकि k की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है तो आप डायरेक्ट k की वैल्यू डाल करके भी इसको निकाल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मजेदार बात यह है कि ये हमारा निकल के आया 27.3 डेज, जो कि मून का होता है। तो यहां ऊपर मून दे रखा है, उसने नहीं दे रखा है? हाँ, मून दे रखा है बच्चों, तो मून का तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, दैट इज 27.3 डेज, लेकिन आपको कैलकुलेट करके आंसर तो लाना ही पड़ेगा। चलिए, अब बात चली है तो इस जरा मून के टाइम पीरियड की बात, 27.3 डेज की बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और एलोबरेट कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको शायद याद हो घर में जब मम्मी बात करती हैं या कई बार दादा दादी बात करते हैं तो वो कहते हैं चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादों। आजकल क्या चल रहा है? सावन। तो एग्जैक्टली दीज आर मंथ्स, और ये सारे के सारे मंथ ल्यूनर मंथ कहलाते हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में मिलते हैं हम लोगों को, क्या जेठ, अषाढ़, चैत, बैसाख, ये सारे के सारे ल्यूनर मंथ हैं, और हर महीना यहां पे वही 27.3 डेज का होता है, हर महीना। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो जो पुरानी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ और मून को कंसीडर करके की हुई है, उनके बेसिस पे टाइम की कैलकुलेशंस हम लोग करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एग्जैक्टली ल्यूनर मंथ, जो कि हमारा 27.3 डेज का होता है। इसमें भी दो चीजें होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक तरफ मून की अपीयरेंस बहुत ज्यादा होती है, एक तरफ मून की अपीयरेंस बहुत कम होती है। जहां कम होती है दैट इज कृष्ण पक्ष, और जिधर मून की अपीयरेंस बहुत ज्यादा होती है दैट इज व्हाट? शुक्ल पक्ष। और मजेदार बात डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हाई टाइड और लो टाइड का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। यस, बिल्कुल। देखो, ये ल्यूनर मंथ है, इसके जस्ट आधे दिन के बाद आपको हाई टाइड और लो टाइड्स मिलते हैं। जब मून आपका बहुत ज्यादा दूर होता है तो लो टाइड्स मिलते हैं, और
एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद जब वो अर्थ के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो हाई टाइड्स मिलेंगे। तो यहां से हम कृष्ण पक्ष की बात कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की बात कर सकते हैं, ल्यूनर मंथ की बात कर सकते हैं, जो कि वैल्यू हमारी कितनी आती है 27.3 डेज होती है। गुड, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी का हमने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे डाल रखे हैं वो आपने असाइनमेंट की फॉर्म में करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर ज्यादा क्वेरीज होंगी तो निश्चित रूप से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन को या आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पहली क्लास थी ग्रेविटेशन की जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप सो मजा आया होगा। अगर मजा नहीं आया है तो 2 बार 3 बार 4 बार इस क्लास को आप लीजिए